Hello guys, today I am here with STET 2017 Set B Part 4 Chemistry. In this video I will solve chemistry questions. In examination total chemistry questions are 60, but I will do half question in this video and half question in the next coming video. So let's see without wasting time. The first question is, the T half of a reaction is doubled as the initial concentration of the reactant is doubled. What is the order of the reaction? Here we have to given if the half life of the reaction is double and initial concentration is also double, that is T half is directly proportional to initial concentration, then the order of the reaction will be zero order. Order of the reaction will be zero order. Let's see how this is possible. T half is directly proportional to 1 upon a raised to power n minus 1. Here n is the order of the reaction. When we will put the value of n, we will get our answer. Let's see, n is equal to 0. Then a raised to power 0 minus 1, that is a की power minus 1. That will become positive on going in numerator. तो t half is directly proportional to a, पॉजिटिव हो जाएगा. यहाँ पे T हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. इसलिए मैंने आपको कहा जब T हाफ डायरेक्टली हो A के तो T हाफ डबल है, A भी डबल है, डेट मीन्स वहाँ पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा. इसी तरीके से फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम n का वैल्यू 1 पुट करेंगे, उसको सोल्व करेंगे. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं T हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 आ रहा है, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन, यानी कि उसका इनिशियल कंसंट्रेशन पे का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा T हाफ के ऊपर. इसी तरीके सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर के लिए भी हम चेक कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कार्बोनेट और ऑफ आयरन. यहाँ पे हमसे कार्बोनेट और पूछा गया. ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. हमेशा इसमें से इस चैप्टर में से क्वेश्चन आता ही आता है. जैसे 2017 में और का क्वेश्चन आया था, आयरन और का क्वेश्चन आया था. 2018 में जिंक और का क्वेश्चन आया था. जिंक के और वहां पे गिवन थे, वहां पे जिंक का कार्बोनेट और पूछा गया था. तो यहाँ 2017 के जो कंपोनेंट है हमें जो और है आयरन के कार्बोनेट और उसमें से हमें पहचानना है. तो यहाँ पे हमें जो जो गिवन है वो देख लेते हैं एक बार. हमें हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडरेटाइट और आयरन पायराइट्स दिया है. तो यहाँ पे मैग्नेटाइट का जो फॉर्मूला है डेट इज Fe3O4, जिसके अंदर 72% आयरन होता है. हेमेटाइट में है Fe2O3, 69.9% आयरन है. और हमें यहाँ पे एक दिया सिडराइट. सिडराइट का है FeCO3 और आयरन पायराइट्स, जिसको फुल्स गोल्ड, मूर्खों का गोल्ड भी या सोना भी कहा जाता है, डेट इज FeS2. तो यहाँ पे ये देख सकते हैं ये सल्फर का और है, दिस इज कार्बोनेट और एंड दिस इज ऑक्साइड और. आयरन मोस्टली इन द ऑक्साइड फॉर्म प्रेजेंट होता है नेचर के अंदर, इन द ऑक्साइड फॉर्म, बट यहाँ पे इसने हमसे ऑक्साइड का नहीं कार्बोनेट का और पूछा, डेट इज सिडराइट. तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जाएगा सिडराइट के साथ. क्वेश्चन नंबर 93. विच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज रिलेटेड टू स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड. देखिए प्रोटीन का कौन सा स्ट्रक्चर है जिसमें हम किसकी बात करेंगे, स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड की बात करेंगे. तो यहाँ पे चारों ही स्ट्रक्चर जो है वो प्रोटीन के हैं. प्रोटीन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी, तीनों तरीके के स्ट्रक्चर शो करता है. बट ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जिसमें हम अमीनो एसिड की स्पेसिफिक सीक्वेंस की स्टडी करते हैं. तो देखते हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा. ये आप यहाँ पे देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड में हमारे पास सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर आता है जिसमें हम स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड की स्टडी करते हैं. सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर हम जो हमारे अमीनो एसिड को जोड़ करके लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनेंगे उनकी शेप और कन्फर्मेशन के बारे में हम देखेंगे. टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर हम देखेंगे कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना था वो फर्दर किस तरीके से ओवरलैप फोल्डिंग करेगा, उसकी शेप किस तरीके से वहां पे बनेगी. और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर के अंदर हम देखेंगे कि जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है इसके अंदर जो ये आपके पॉलीपेप्टाइड चेन्स काफी कॉम्प्लेक्स हो गए हैं फोल्डिंग वगैरह करके, अब वहां पे ये यूनिट्स की फॉर्म में हो गए हैं. तो नंबर ऑफ जो सब यूनिट्स हैं उनका स्पेस के अंदर स्पेशल अरेंजमेंट कैसा है, तो यहाँ पे इसकी चीज की स्टडी की जाती है. तो हर एक के बारे में हमें यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि जो आपका स्पेसिफिक सीक्वेंस है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर स्टडी किया जाता है. Then right answer is primary structure.
Next question number 94. When an aryl halide is treated with the very strong basic amide ion in liquid ammonia, it is converted into aniline. The intermediate of the reaction is free radical, बेंजाइन, फिनाइल कार्बोनाइन, फिनाइल कार्बोकेटाइन. इनमें से कौन सा फ्री रेडिकल का जो इंटरमीडिएट बनेगा रिएक्शन का वो क्या होगा? फ्री रेडिकल होगा, बेंजाइन होगा, फिनाइल कार्बोनाइन होगा या फिनाइल कार्बोकेटाइन होगा? Here this is aryl halide. यहाँ पे हेलाइड कुछ भी हो सकता है, मैंने यहाँ क्लोरो हेलाइड ले लिया है, तो यहाँ पे आप ब्रोमीन या कुछ भी लगा सकते हैं. इस अराइल हेलाइड को हमने लिक्विड अमोनिया और सोडियम अमाइड में हमने इसको रिएक्शन करवाया, तो सोडियम अमाइड से हमें अमाइड आयन मिलेगा. अमाइड आयन के साथ जब ये रिएक्शन करेगा तो हमें यहाँ पे एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलने वाला है, डेट इज बेंजाइन. और फिर से फर्दर लिक्विड अमोनिया के साथ जब रिएक्शन करेगा तो ये हमें एनिलीन प्रोवाइड करने वाला है यहाँ से. तो हमसे पूछा गया था कि अराइल हेलाइड को जब हम लिक्विड अमोनिया और अमाइड आयन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो प्रोडक्ट हमारा एनिलीन रहता है, लेकिन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या बनता है? तो डेट इज बेंजाइन. तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, बेंजाइन. नाउ क्वेश्चन नंबर 95. मिक्स्ड मेटल. मिक्स्ड मेटल को मिश्र धातु भी कहा जाता है, मिक्स्ड मेटल भी कहा जाता है. आर मेनली एलॉयज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ट्रांजिशन मेटल्स, लैंथेनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स. नीचे हमें दिए हैं ट्रांजिशन मेटल, लैंथेनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स, एस ब्लॉक एलिमेंट. इनमें से किसके वो एलॉयज होंगे? कौन? मिक्स्ड मेटल या मिक्स्ड मेटल. तो देखिए यहाँ पे जो मिक्स्ड मेटल होते हैं, मिक्स्ड मेटल के अंदर क्या क्या होता है? 10% रेयर अर्थ मेटल होते हैं, साथ में आयरन होता है. रेयर अर्थ मेटल का मतलब क्या है आपका यहाँ पे? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. 15% नियोडियम, 25% लैंथेनम, 50% सीरम होता है. तो यहाँ पे हम ज्यादातर देख पा रहे हैं कि आपके जो कंपाउंड है ये कहाँ से बन रहा है? ये लैंथेनॉइड से बन रहा है. किससे बन रहा है ये? लैंथेनॉइड से. तो किसके एलॉयज होंगे? लैंथेनॉइड्स के एलॉय होंगे. ऑप्शन नंबर 2 इज राइट है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96. यस, मैं एक चीज और यहाँ पे बताऊंगी आपको कि जो मिक्स्ड मेटल है उसके यूजेस क्या है. शेल लीनिंग में, ट्रेसर बुलेट में और बॉम्बलेट मार्कर्स बनाने में इसका यूज किया जाता है. नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 96. द यूनिट सेल पैरामीटर फॉर हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम आर. तो यूनिट सेल जो होता है पूरे क्रिस्टल सिस्टम का एक ऐसा सब पार्ट होता है जो कि पूरे क्रिस्टल सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है. क्रिस्टल सिस्टम का वो छोटा सा छोटा हिस्सा जो पूरे क्रिस्टल सिस्टम के प्रॉपर्टीज रखता है उसको कंप्लीटली रिप्रेजेंट करता है, डेट इज यूनिट सेल. यहाँ पे हमें बताना है यूनिट सेल के जो पैरामीटर हैं हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम के लिए कौन से हैं. देखिए ये सिस्टम है, ये एक्सिस है, ये एंगल है और ये यूनिट सेल्स हैं. यहाँ पे अगर आपका सिस्टम क्यूबिक या आइसोमेट्रिक है तो आपके एक्सिस होंगे A = B = C, एंगल्स होंगे अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री. और इसमें 3 तरीके के यूनिट सेल पाए जाएंगे, सिंपल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक. नेक्स्ट है टेट्रागोनल, जिसमें हमारे पास एक्सिस में A = B होगा बट C इक्वल नहीं होगा, लेकिन तीनों एंगल ही 90 डिग्री के इक्वल होंगे, यानी तीनों जो एंगल हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर्स होंगे. और इसमें जो यूनिट सेल की टाइप होगी वो सिंपल और BCC टाइप की होगी. देन ऑर्थोरोम्बिक, A ≠ B ≠ C, अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री, सिंपल, BCC, FCC और बेस सेंटर, जिसके फेस बेस सेंटर्ड होता है जिसके बॉटम पे और अपर फेस पे, टॉप पे आप बोल सकते हो, सेंटर में आपके एटम्स रखे जाते हैं. और मोनोक्लिनिक, A ≠ B ≠ C, अल्फा = गामा = 90 डिग्री बट बीटा इज नॉट 90 डिग्री. टाइप इसमें सिंपल और बेस सेंटर्ड होंगी. देन ट्राइक्लिनी, A ≠ B ≠ C, अल्फा not बीटा not गामा = 90 डिग्री. कोई भी अल्फा बीटा गामा एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे, लेकिन गामा जो है 90 डिग्री का होगा, सिंपल. देन हेक्सागोनल, A = B ≠ C, अल्फा बीटा = 90 डिग्री बट गामा 120 डिग्री, बेस सेंटर.
रोम्बोहेड्रल में एक्सिस तीनों इक्वल होंगी, तीनों एंगल इक्वल्स होंगे, बट कोई भी 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा, सिंपल होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री, यानी एक एंगल 120 का सिर्फ हेक्सागोनल में ही है, बाकी किसी में 120 डिग्री का एंगल नहीं है। तो हम अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन, यहाँ पर हमसे पूछा गया था हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम, तो 120 का एंगल सिर्फ ऑप्शन बी में है हमारे पास, तो हमारा राइट आंसर यहीं पे हो जाता है कि ए इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। यस, ए इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। ये आपका जो चार्ट है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी हमेशा एस्टेट के अंदर क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इसको याद करने का एक तरीका और है कि आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, फर्स्ट लेटर्स इसी सीक्वेंस में याद करें, बाकी सिस्टम अपने आप यहाँ पे बड़े इजीली लिखा जाएगा। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे क्यूट और मोनोक्लिनिक के लिए मोटा, ट्राई मतलब 13, एच ई मैंने बना दिया ही, और आर ओ रो, यानी कि क्यूट और मोटा 13 हीरो है हम यहाँ पे साइलेंट वर्ड कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इस सीक्वेंस में लिखेंगे तो फिर आपके लिए बड़ा इजी रह जाता है। जैसे एक्सिस की बात कर लेते हैं, सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट में तीनों इक्वल, सेकंड और लास्ट सेकंड में आपका तो इक्वल, तीसरा नहीं इक्वल, और बीच के तीनों ही नॉट इक्वल में डाल देंगे। एंगल्स में आपके स्टार्टिंग से चलेंगे, स्टार्टिंग के तीनों इक्वल 90 डिग्री के हो जाएंगे, फिर 2 इक्वल होंगे, बीटा इक्वल नहीं होगा 90 डिग्री के, फिर कोई भी इक्वल नहीं होगा। यहाँ पे अल्फा बीटा इक्वल होगा 90 के, बट गामा 120 होगा, और लास्ट में तीनों इक्वल होंगे बट 90 के इक्वल कोई नहीं होगा। इस तरीके से आप बड़े आराम से इनको रिमेम्बर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ फिनॉल, क्लोरोफॉर्म एंड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड इज। अब ये रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसलिए सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन देख लेते हैं, बाद में देखेंगे इसका प्रोडक्ट क्या बनता है। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ फिनॉल, एक हमें फिनॉल दिया है, क्लोरोफॉर्म दिया है और एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया है। क्वेश्चन नंबर 97, फिनॉल रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव ऑर्थोहाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड और सैलिसल्डिहाइड, और द ऑर्थोहाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड का दूसरा नाम है सैलिसल्डिहाइड। यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा वो होगा डाइक्लोरोकार्बिन CCl2, और इस रिएक्शन का एक नेम भी है जिसको हम बोलते हैं रीमर-टिमान रिएक्शन। नेम रिएक्शन हमें यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने का भी बताया है कैसे जनरेट होगा। सबसे पहले OH आयन जो है क्लोरोफॉर्म पे अटैक करेगा, NaOH का OH आयन, और यहाँ से वाटर और ट्राइक्लोरोकार्बन को जनरेट करेगा। ट्राइक्लोरोकार्बन फिर अपना क्लोराइड आयन लूज करके डाइक्लोरोकार्बिन फॉर्म करेगा। रिएक्शन किस तरीके से हो रही है, फिनॉल क्लोरोफॉर्म एट 340 डिग्री केल्विन एक्वस NaOH में। सबसे पहले आपका यहाँ पे क्लोरोफॉर्म यहाँ पे अटैच होकर के बनाएगा CHCl2 और O नेगेटिव Na पॉजिटिव फिनॉक्साइड आयन, सोडियम फिनॉक्साइड आयन के साथ CHCl2 यहाँ पे अटैच हो जाएगा। फिर फर्दर वो NaOH के साथ रिएक्शन करेगा और आपका जो CHCl2 है इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा किसके अंदर, CHO के अंदर, एल्डिहाइड में। एंड एल्डिहाइड के बाद फिर H पॉजिटिव आयन, यानी ये H पॉजिटिव आयन जो है यहाँ पे रिएक्शन करेगा एसिडिक आयन, और यहाँ पे ये जो फिनॉक्साइड सोडियम फिनॉक्साइड आयन था इसको OH में कन्वर्ट कर देगा सैलिसल्डिहाइड के अंदर। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो सैलिसल्डिहाइड ऑर्थोहाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड बन रहा है। तो ट्राइक्लोरोफिनाइल मीथेन बेंजल्डिहाइड सोडियम बेंजोएट 2-हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड, तो इनमें से कौन सा राइट होगा, 2-हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड। सैलिसल्डिहाइड हमें यहाँ पे गिवन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, व्हाट वेट ऑफ कॉपर atomic mass 63.5 deposit when 1 farad of electricity is passed through cupric salt solution। देखिए यहाँ पे कोई लंबा सा कंसेप्ट नहीं है, बेसिक सा कंसेप्ट है, लेकिन इस कंसेप्ट को मैं आपको अच्छे से क्लियर करवा देती हूँ क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन
बनता है इस टॉपिक के अंदर से, तो ये टॉपिक हमें क्लियर होना चाहिए। पहले इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमारा सिंपल सा एक लॉजिक है कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट के लिए 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट के लिए 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी की नीड होती है। तो यहाँ पे हमें एटॉमिक मास दिया कॉपर का 63.5 और हमें पता है कॉपर के ऊपर कितना चार्ज होता है, +2 चार्ज होता है। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा क्योंकि हमें इसका क्यूप्रिक सॉल्ट सोल्यूशन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम जितना एटॉमिक मास होता है अपॉन में जितना चार्ज होता है वो रख के सोल्व करेंगे तो 31.75 आता है, डेट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। अब मैंने आपको बताया 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट के लिए 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो यहाँ पे 1 इक्विवेलेंट वेट कॉपर का है और इसके लिए क्या कर रहा है, ये 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहा है। तो हमें यहाँ पे कितना कॉपर डिपोजिशन होगा, वहां पे जितना उसका इक्विवेलेंट वेट है उतना ही कॉपर डिपॉजिट होगा, यानी 31.75 ग्राम। लेट्स सी यहाँ पे फैक्ट क्या है कि अगर हम एडिशन या रिमूवल ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे ड्यूरिंग रिडक्शन और ऑक्सीडेशन तो क्या होगा, विल लिबरेट, डिजोल्व या डिपॉजिट 1 इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस। एंड इस चीज को अचीव करने के लिए, टू अचीव दिस द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड इज इक्वल टू द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होगा वो 1 इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस के लिबरेट या डिजोल्व होने के बराबर होगा। कब, जब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऐड या रिमूवल किया जाएगा। और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, 1 फैराडे, जिसका वैल्यू है 96,500 कूलम। यहाँ पे फैराडे के जो लॉ हैं, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, उसमें हमारे पास 2 लॉज आते हैं, फर्स्ट लॉज एंड सेकंड लॉज। फर्स्ट लॉज के अंदर when an electrolyte either in molten state or solution state is electrolyzed, the amount of substance deposited dissolved at electrodes is directly proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte। यानी कि जितना आपका मोल्टन स्टेट के अंदर आप अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेंगे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही वहां पे आपको इलेक्ट्रिसिटी की क्वांटिटी भी पास करवानी होगी। M इक्वल टू E इंटू क्यू, क्योंकि M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q के, तो उस डायरेक्टली को हटाने के लिए हमने कांस्टेंट लगा दिया इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। E इक्वल टू E अपॉन F और यहाँ से Q का वैल्यू है I इंटू टी। यहाँ E है इक्विवेलेंट वेट, F है 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी और I है करंट इन एम्पियर, T है टाइम। तो यहाँ से हमारा मास इक्वल टू E अपॉन F इंटू I इंटू टी बन जाता है। और फैराडे का सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कहता है कि इन द सेम क्वांटिटी ऑफ इफ द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सेल, अगर आपके पास सेल तो अलग अलग हैं लेकिन उन सभी में से क्या कर रहे हो, सेम टाइप की सेम क्वांटिटी आप इलेक्ट्रिसिटी की पास कर रहे हो, कनेक्टेड इन सीरीज, और इसके लिए कंडीशन है कि वो सेल कैसे हैं, सीरीज में कनेक्टेड है, कंटेनिंग डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस या मेल्ट्स। The amount of substance deposited or liberated or dissolved are directly proportional to their equivalent weight। तो यहाँ पे ये हमने बताया कि directly proportional to their equivalent weight होंगे। तो यहाँ पे M1 is directly proportional to E1 and 2 is directly proportional to E2 और वहीं से हमने ये रिलेशन जनरेट किया है। So according to Faraday's second law ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंथेनाइड आयन हैज F14 कॉन्फ़िगरेशन। हमें बताना है F14 कॉन्फ़िगरेशन किसकी होगी। देखिए F14 जो फीलिंग होगी वो लास्ट इलेक्ट्रॉन में होगी। F ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होंगे वो लास्ट के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनमें F14 होगा, उससे पहले तो F0 1 2 3 से स्टार्टिंग होगी। तो लैंथेनम जो है ये स्टार्टिंग एलिमेंट आ जाता है, जिसमें क्या है आपके +3 में तो 0 ही इलेक्ट्रॉन होंगे 4F में। जीनन है
ये भी आपका क्या है, सीरियम +4 की कॉन्फ़िगरेशन जीनन की तरह ही होगी आपकी। इसमें भी आपका कोई एफ इलेक्ट्रॉन फिलिंग नहीं होगा। यहाँ पे आपका जो है यट्रबियम, और ये भी यट्रबियम, लेकिन ये +3 स्टेट में, ये +2 स्टेट में। यट्रबियम +3 का मतलब है 4f13 और यट्रबियम +2 का मतलब है 4f14। तो यहाँ पे जो आपके F14 वाली कॉन्फ़िगरेशन है वो यट्रबियम +2 की है। यट्रबियम +2 इज राइट आंसर। यहाँ मैं आपको F ब्लॉक एलिमेंट्स की अदर एलिमेंट्स दिखा रही हूँ और उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में दिखा रही हूँ और उनको याद करने का तरीका ही बता रही हूँ। देखिए यहाँ पे लेंथेनम से हम स्टार्टिंग करते हैं जो कि 57 एटॉमिक नंबर पे आता है, लेकिन ये लेंथेनम जो है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर कंसीडर नहीं होता क्योंकि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स 14 एलिमेंट्स होते हैं, वो सीरियम से स्टार्टिंग होती है उनकी, और हम यहाँ पे इसको एफ ब्लॉक के अंदर इसलिए कंसीडर करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो फर्स्ट फिलिंग है वो यहीं से शुरू होती है, सीरियम से ही। वैसे देखा जाए यहाँ पे जब लेंथेनम की कॉन्फ़िगरेशन हम देखते हैं 4f0 5d1 6s2 होती है। यहाँ पे डी शेल में इलेक्ट्रॉन आ चुका होता है एक, लेकिन जब हम सीरियम में फिलिंग करते हैं तो यहाँ 4f1 की जगह हमें क्या मिलता है, 4f2 मिलता है। जो d1 का एक इलेक्ट्रॉन था वो भी f में आ चुका होता है और 6s2 होता है। इसी तरीके से आगे प्लास्मोडियम 4f3 5d0 6s2। यहाँ पे हम इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 4f1 से 14 5d0 से 1, 5d में कभी 0 होगा कभी 1 होगा, देन 6s2। देन प्लास्मोडियम के बाद हमारे पास आता है नियोडियम 4f4 5d0 6s2, प्रोमीथियम 4f5 5d0 6s2, स्मेरियम 4f6 5d0 6s2, यूरोपियम 4f7 5d0 6s2। यहाँ तक सेम फीलिंग होती है, लेकिन गैडोलियम पर आते ही 4f8 की जगह 4f7 5d1 हो जाता है 6s2, टर्बियम 4f9 5d0 6s2। देन ये जो d1 था वो वापस f में चला जाता है, यहाँ पे 9 हो जाता है। डिस्प्रोसियम 4f10 5d0 6s2, फिर आगे इसी तरीके से f में 11 12, होल्मियम अर्बियम, थ्यूलियम में 13। यहाँ यट्रबियम में 14 आ गया और यहाँ पे लुटेटियम में 14d1 हो जाता है 5d1। तो यहाँ लुटेटियम में 4f14 5d1 6s2। तो यहाँ यट्रबियम की स्टेट थी 4f14 5d0 6s2। यट्रबियम +2 में दोनों इलेक्ट्रॉन आपके लॉस हो जाएंगे तो स्टेट बचेगी 4f14। इस सीरीज को याद करने का तरीका ये है कि आप इस सीक्वेंस को याद कर लीजिए। सीता प्रसाद एंड पूनम शर्मा यूरोप गए तो उन्हें साइलेंट डायरिया हो गया और वे उसी साइलेंट टाइम यहाँ लौट आए। ये साइलेंट सीता से सीरियम, प्रसाद से प्लास्मोडियम, एंड से नियोडियम, पूनम से प्रोमीथियम, शर्मा से स्मेरियम, यूरोप से यूरोपियम, गए से गैडोलियम, तो से टर्बियम। डायरिया से डिस्प्रोसियम हो गया होल्मियम और अर्बियम, टाइम थूलियम, टीएम टाइम थूलियम, यहाँ वाईबी यट्रबियम और लुटोटियम लौट आए। तो इस तरीके से आप इस सीक्वेंस को याद करते हुए इनकी कॉन्फ़िगरेशन को भी लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोइंग कंपाउंड इन SN2 रिएक्शन इज। SN2 रिएक्शन में बैक साइड अटैक होगा, तो जो अटैक होगा लेस हिंडर्ड जो आपका कंपाउंड होगा उस पे इजिली अटैक हो जाएगा। तो हमें इसी ऑर्डर को चेक करते हुए यहाँ पे देखना है कि करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। देखिए अकॉर्डिंग टू आंसर मैं यही एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि इस तरीके से अगर मैं पूरा डिटेल में करूंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम सेविंग के लिए यहाँ पे ये जो है CH3 CH2 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 Br ये हमारा प्राइमरी हैलाइड है। देन CH3 का ट्वाइस CH CH2 Br है, तो ये भी प्राइमरी हैलाइड, बट ये लीनियर था, इसमें आपकी ब्रांचिंग आ गई CH के ऊपर CH2 CH2 इस तरीके से एक ब्रांचिंग आ गई, एक सब्स्टिट्यूट आ गया। देन CH3 CH2 CH Br CH3 ये सेकेंडरी आ गया आपका, एंड दिस इज टर्शरी। तो यहाँ पे लेस हिंडर्ड होगा प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। तो प्राइमरी का जो अटैक है वो जल्दी होगा, उसके बाद सेकेंडरी पे, उसके बाद टर्शरी पे। ये हमें चीज क्लियर है। लेकिन यहाँ पे 2 प्राइमरी है तो इस पे जल्दी होगा, इस लीनियर वाले पे और भी फास्ट होगा। देन ब्रांचिंग, कंपैरिजन टू ब्रांचिंग, तो हमारा करेक्ट ऑर्डर यही बनेगा, पहले लीनियर प्राइमरी, देन ब्रांच प्राइमरी, देन सेकेंडरी एंड देन टर्शरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव आइडोफॉर्म रिएक्शन।
आइडोफॉर्म रिएक्शन कौन नहीं देगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। हमें आइडोफॉर्म रिएक्शन जो है सेकेंडरी अल्कोहल्स को पहचानने के लिए हम यूज करते हैं मोस्टली। तो ये रिएक्शन हमें किस तरीके से पहचाननी है कि ये कौन कौन से कंपाउंड देंगे और कौन कौन से नहीं। लेट्स सी। जो आइडोफॉर्म रिएक्शंस है वो आपके जो टेस्ट नो एल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, मिथाइल कीटोन, इथेनॉल और सेकेंडरी अल्कोहल्स जिनके अंदर अल्फा पोजीशन पर CH3 ग्रुप होता है, वो आपके ग्रुप ऐसे हैं जो कि आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे। एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला है CH3CHO, मिथाइल कीटोन CH3C डबल बॉन्ड OR, इथेनॉल या प्राइमरी अल्कोहल जो कि एक मतलब अकेला प्राइमरी अल्कोहल ऐसा है जो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, डेट इज CH3COH इधर ये। और सेकेंडरी अल्कोहल आपके जो हैं जिनके अल्फा पोजीशन पे CH3 ग्रुप है, डेट CH3COHRH। ये आप कैसे ग्रुप हैं जो कि आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे। इन्हीं ग्रुप्स को हम ध्यान में रखते हुए अपने ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन 3-methyl pent 3 in 2 on, ये हमारा इस तरीके का स्ट्रक्चर है। देखिए यहाँ पे इस के अकॉर्डिंग जब आप ये ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे आप वैलेंसी पूरी कर लीजिए। अगर यहाँ पे आपको कहीं वैलेंसी कंप्लीट दिखाई नहीं दे रही है तो CH3C डबल बॉन्ड और CH3CH तो ये ग्रुप है जो आपका अल्फा पोजीशन पर, देखिए इसमें CH3 ग्रुप लगा है और साथ में यहाँ पर डबल बॉन्ड O ग्रुप भी है। ये आपका आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। देन 2-propanol CH3CHOH CH3, यहाँ CH3 है और यहाँ OH ग्रुप भी लगा है, तो भी ये आपका क्या है रिएक्शन देगा। लेकिन फॉर्मल्डिहाइड में यहाँ पे HCH डबल बॉन्ड O, CH3 ग्रुप ना होकर सिंगल H है, मिथाइल ग्रुप नहीं है, इसी वजह से आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। एसीटोन में यहाँ CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये CH3 है तो ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। इसकी पहचान यही है कि आप बेसिकली क्या करें, ये चेक कर लें कि या तो CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप हो या CH3COH ग्रुप हो। अगर ये ग्रुप आपका प्रेजेंट है कहीं भी तो आइडोफॉर्म टेस्ट आपको देगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फॉर्मल्डिहाइड विल नॉट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 102, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वा सोल्यूशन हैव द लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, इनमें से कौन सा एक्वा सोल्यूशन ऐसा है जिसका कम से कम फ्रीजिंग पॉइंट होगा। टू कंपेयर द बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन फॉलोइंग स्टेप शुड फॉलो। सबसे पहले हमें क्या करना है, जितने भी आपको ऑप्शंस दिए हैं उनमें हर एक को आपने जो सॉल्यूट है उनको आयनिक और कोवलेंट, आयनिक और एज ए कोवलेंट आपने मार्क कर लेना है। आयनिक का मतलब आपका इलेक्ट्रोलिटिक और कोवलेंट का मतलब नॉन इलेक्ट्रोलिटिक। अगर आपका सोल्यूट आयनिक है तो उसके आपको नंबर ऑफ आयंस डिटरमाइन करने हैं फॉर्मूले के अंदर, और यहाँ पे आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कोई पॉलीएटॉमिक आयन तो नहीं बन रहा है। उसके बाद थर्ड आपका ये है कि आपका जो ओरिजिनल मोलैलिटी है उस ओरिजिनल मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशंस को आपने नंबर ऑफ पार्टिकल से मल्टीप्लाई करना है। देन आपको क्या मिल जाएंगे, वहां पे टोटल कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल मिल जाएगी। उसके बाद आपने जो टोटल कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स आई है उनको आपने वैल्यूज को कंपेयर करना है। जब आप वैल्यूज को कंपेयर करेंगे तो वहां पे आपकी जो टोटल कंसंट्रेशन होगी अगर वो हाई है तो आपका फ्रीजिंग पॉइंट लोअर हो जाएगा, अगर वो वैल्यू लो है तो फ्रीजिंग पॉइंट हाई हो जाएगा। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा, अगर टोटल कंसंट्रेशन हाई है तो बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, अगर टोटल कंसंट्रेशन लो है तो बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। फिलहाल हमें क्वेश्चन में फ्रीजिंग पॉइंट की बात करनी है तो यहाँ पे हमारा इनवर्सली हो जाता है, टोटल कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए यहाँ पे हमें दिया था ग्लूकोज, सुक्रोज, NaCl एंड बेरियम क्लोराइड ऑप्शंस के अंदर। तो यहाँ पे ग्लूकोज एंड सुक्रोज, जिसको हम शुगर भी बोलते हैं, उनके फॉर्मूले हैं और ये दोनों ही क्या हैं, ये आपके कोवलेंट हैं, कोवलेंट कंपाउंड, और यू कैन से नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए आई का वैल्यू, नंबर ऑफ आयंस का वैल्यू हमेशा 1 होता है। और जो आपके NaCl और बेरियम क्लोराइड है ये आयनिक है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये अपने आयंस देंगे सोल्यूशन के अंदर, ब्रेक डाउन हो जाएंगे आयंस के अंदर। वो सोडियम क्लोराइड जब ब्रेक डाउन होगा वो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन देगा, यानी आपको हमेशा 2 आयन मिलने वाले हैं एक सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल के लिए। तो यहाँ पे आई का वैल्यू हमारा 2 हो जाता है।
अब आपको टोटल कंसंट्रेशन निकालना है, तो 0.1 आपको यहाँ पे मोलर कंसंट्रेशन दी है ऑप्शन के अंदर, हर एक की 0.11 दी है। तो यहाँ पे NaCl की जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन डेट है 0.1, नंबर ऑफ आयंस हमारे 2 हैं, दोनों का मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 0.2 मोल्स आयन। इसी तरीके से बेरियम क्लोराइड के लिए देखेंगे, बेरियम क्लोराइड हमें बेरियम आयन देगा और 2 क्लोराइड आयन देगा, तो टोटल आयन हो गए हमारे 3, I=3। और जो बेरियम क्लोराइड का कंसंट्रेशन है डेट है 0.1 मोलर सोल्यूशन, तो इसी के लिए हम 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कंसंट्रेशन हो जाएगी 0.3 मोल आयंस। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो आपकी टोटल कंसंट्रेशन है वो बेरियम क्लोराइड के लिए हायर है, तो हमने अभी देखा था जिसकी कंसंट्रेशन हाई उसका फ्रीजिंग पॉइंट लो। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि लोअर फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा, बेरियम क्लोराइड्स का होगा। तो हम जाएंगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 के साथ। Then question number 103, the flocculating power of which ion is highest for Fe2O3 into XH2O solution? Solve. तो यहाँ पे हमारा ये जो सोल है ये फेरिक ऑक्साइड इंटू एक्स हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल का है, इसके लिए हमें फ्लोकुलेटिंग पावर बतानी किसकी हाई होगी। लेट्स सी फ्लोकुलेटिंग पावर क्या होती है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं फ्लोकुलेशन क्या होता है, देन पावर क्या होती है। द प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ एक्सेस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, जिसको हम फ्लोकुलेटिंग एजेंट कहेंगे, उस इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से अगर हम किसी कोलाइडल सोल्यूशन को प्रेसिपिटेट करवा रहे हैं तो वो प्रोसेस हमारा कहलाता है फ्लोकुलेशन और कोगुलेशन का। और जो फ्लोकुलेटिंग एजेंट की पावर होती है किसी कोलाइडल सोल्यूशन को प्रेसिपिटेट करने की, डेट इज नोन एज फ्लोकुलेटिंग पावर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। उसके बाद ये जो फ्लोकुलेटिंग पावर है इसको हम किस कंसेप्ट से क्लियर कर सकते हैं या मतलब डिफाइन कर सकते हैं, ये है हमारा हार्डी-सेक्जुअल रूल। इस रूल की हेल्प से हमें पता चलेगा कि किसकी फ्लोकुलेटिंग पावर कम या ज्यादा होगी। ये रूल हमें बताता है क्या कि विद ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ आयन कॉजिंग कोगुलेशन, जिसकी जितनी ज्यादा वैलेंसी ज्यादा होगी जिस आयन की, उसकी कोगुलेशन पावर या कोगुलेटिंग पावर भी ज्यादा होगी। अगर हम कटायन के केस की बात करते हैं तो कटायन में जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज या जितनी ज्यादा वैलेंसी उतना ही ज्यादा फ्लोकुलेटिंग पावर। तो एल्युमिनियम आयन, बेरियम आयन, पोटाशियम, सोडियम, मैग्नीशियम आयन, ये सब हमारे पास है। तो हम यहाँ देखेंगे +3 पावर एल्युमिनियम में सबसे ज्यादा, तो इसकी फ्लोकुलेटिंग पावर भी ज्यादा होगी। सोडियम आयन में कम है चार्ज, वैलेंसी कम है, तो इसकी फ्लोकुलेटिंग भी पावर कम होगी। लेकिन अगर दोनों पे चार्ज सेम है फिर हम क्या देखेंगे, साइज देखेंगे। क्या देखेंगे, साइज। जिसका साइज बड़ा होगा उसकी फ्लोकुलेटिंग पावर ज्यादा होगी। जैसे सोडियम और पोटाशियम दोनों का चार्ज +1 है, तो यहाँ पे पोटाशियम का साइज बड़ा होने से इसकी फ्लोकुलेटिंग पावर ज्यादा होगी। अगर हमारे पास अनायन है तो अनायन के केस में हम कह सकते हैं हायर वैलेंसी या हायर, जिसका हायर नेगेटिव पावर या हायर वैलेंसी होगा उसका हमारा फ्लोकुलेटिंग पावर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे यहाँ पे फेरिक साइनाइड हमें -3 पे दिया है, C2O4 2 नेगेटिव, सल्फेट 2 नेगेटिव, बेरियम नेगेटिव, क्लोराइड नेगेटिव। तो जिसमें नेगेटिव पावर ज्यादा यानी -3 का पावर ज्यादा है इसमें, तो इसका फ्लोकुलेटिंग पावर भी ज्यादा है। वैलेंसी में पॉजिटिव या नेगेटिव हम नहीं देखते, वैलेंसी में सिर्फ 3 कंसिडर किया जाता है, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्टली वैलेंसी की बात करें, ग्रेटर वैलेंसी। तो यहाँ 3, फिर यहाँ 2, यहाँ 2, 1, 1, तो इनका ज्यादा है। अगर सेम चार्ज है तो हम साइज देखेंगे, जिसका साइज बड़ा होगा वो हमारा क्या होगा, ज्यादा फ्लोकुलेटिंग पावर वाला आयन होगा। एक चीज और, यहाँ पे हमारे पास एक होता है फ्लोकुलेटिंग पावर, एक होता है फ्लोकुलेटिंग वैल्यू। अगर पावर हमने निकाल लिया तो वैल्यू क्या होगा, अगर हमारा फ्लोकुलेटिंग पावर हमारे पास है तो उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, फ्लोकुलेटिंग वैल्यू होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन था, क्वेश्चन में हमें फॉस्फेट आयन, एल्युमिनियम, सोडियम और फेरिक साइनाइड आयन गिवन था। यहाँ पे इनका हमें क्या करना है, सबसे पहले चार्ज देख लेना है, चार्ज कितना है इन पे चार्ज सब पे अलग अलग है, तो हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा उसको करने में। ये यहाँ -4 है, यहाँ -3 है, यहाँ +3 है, यहाँ +1 है, ठीक है। अगर वैलेंसी हम देखें तो 4, 3, 3, 1, तो 4 वाली वैलेंसी का फ्लोकुलेटिंग पावर सबसे ज्यादा होगा, 3, 3 फिर प्लस वाला। तो यहाँ पे देखें तो ये 3, 3 वैलेंसी, लेकिन इसका क्या है आपका क्या कहते हैं, साइज बड़ा है, तो इसका फ्लोकुलेटिंग पावर ज्यादा, एल्युमिनियम का कम और सोडियम का उससे भी कम होगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस हमारा राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 4 के साथ।
Next is question number 104. What will be the E0 cell from the following half cell reaction? E0 सेल का वैल्यू क्या होगा जो नीचे दो हमें हाफ सेल रिएक्शन दी गई है, इनसे हमें बताना है। एक तो हमें फेरिक आयन को फेरस आयन में कन्वर्ट करते हुए दी है, एक जिंक आयन को जिंक एटम में कन्वर्ट करके दी है। दोनों में हमें E0 पोटेंशियल दिया है। तो सबसे पहले हमें यहाँ रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को पहचानना होगा। किस तरीके से जानेंगे किसका रिडक्शन होगा किसका ऑक्सीडेशन होगा? जिसका E0 वैल्यू ज्यादा होगा उसका रिडक्शन होगा, और जिसका E0 वैल्यू यानी रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं 0.77 और 0.76, ये प्लस का ये नेगेटिव का, तो प्लस वाला वैल्यू हमेशा ग्रेटर होता है, तो इसका रिडक्शन होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा। ओके, देन E0 सेल जो है हमारा E0 सेल होता है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। तो कैथोड पे क्या होता है हमारा? कैथोड पे होता है रिडक्शन, एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो कैथोड हमारा रिडक्शन वाला वैल्यू हम पुट कर देंगे 0.77 वोल्ट, और एनोड पे हम ऑक्सीडेशन वाला वैल्यू पुट कर देंगे माइनस 0.76। एक माइनस ऑलरेडी है, एक यहाँ पे आ गया, दोनों माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, दोनों वैल्यू को ऐड किया तो हमारा रिजल्ट आ गया 1.53 वोल्ट। दैट इज ऑप्शन नंबर 2 and 3. Here it is positive, here it is negative. We will go with positive 1.53 volt. Option number 2 is right. Then question number 105. Glucose on reaction with bromine water gives. अगर ग्लूकोज का ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? See here, this is glucose, this is bromine water which give bromic acid. यहाँ पे हमें जब इन दोनों का रिएक्शन किया तो मिलेगा ग्लूकोनिक एसिड प्लस HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ब्रोमीन वाटर इज ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड दिस रिएक्शन इज फ्रॉम प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। यहाँ पे हमें ये रिएक्शन ये बता रही है कि ग्लूकोज के पास जो CHO ग्रुप है वो कैसा ग्रुप है? एल्डिहाइडिक ग्रुप है, जो कि ऑक्सीडेशन होकर के हमें क्या दे रहा है? एसिडिक ग्रुप दे रहा है, ग्लूकोनिक एसिड हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो ब्रोमीन क्या कर रहा है? इसका ऑक्सीडेशन कर रहा है, एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 के साथ, डेट इज ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड इज हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 106. Which allotropic form of phosphorus show chemiluminescence? फास्फोरस की ऐसी कौन सी फॉर्म है जो कि केमिल्यूमिनेसेंस शो करती है? व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, अल्फा ब्लैक, बीटा ब्लैक। देखिए जो 12th केमिस्ट्री में हमें गिवन है उसमें हमारे पास फास्फोरस की 3 फॉर्म्स हमें दी है, व्हाइट, रेड एंड ब्लैक। वैसे हमें कई जगह फास्फोरस की 4 फॉर्म देखने को भी मिलती हैं, जैसे व्हाइट, रेड, ब्लैक एंड वॉयलेट। तो यहाँ पे मैं आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल में दिखा देती हूँ कैसे है ये। कि जो व्हाइट फास्फोरस होता है ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का होता है, P4 फॉर्म में ये बनता है, P4 फॉर्म में टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है। एंगल जो है इसका 60 डिग्री होता है। इसकी जो प्रॉपर्टीज है डेट इज पॉइजनस, वैक्सी, सॉलिड, ट्रांसलूसेंट होता है ये अंधेरे में चमकता है, ग्लो इन डार्क, डेट इज केमिल्यूमिनेसेंस, फ्लेमेबल इन एयर एट 35 डिग्री सेल्सियस। और जब ये हवा में फ्लेमेबल हो जाता है, हवा में जलने लगता है, तो इसकी जो चमक होती है वो ग्रीन ग्लो होता है। लेस स्टेबल, मोर रिएक्टिव, और लहसुन जैसी, गार्लिक जैसी स्मेल होती है इसकी। वाटर में इनसॉल्युबल होता है, लेकिन जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं जैसे कार्बन डाइक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड, इनके अंदर ये क्या होता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड, इनके अंदर ये सॉल्युबल होता है। इसी तरीके से जो आपका रेड फास्फोरस है उसके प्रॉपर्टीज में ये नॉन टॉक्सिक होते हैं, अमरफस सॉलिड होते हैं, आयरन, ग्रे, लस्टर, नॉट ग्लो इन डार्क, ओवर 400 डिग्री सेल्सियस एयर में ये फायर कैच कर लेते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो चेन्स लिंक्ड होता है एक दूसरे से, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो आपस में चेन से लिंक होता है, मोर स्टेबल और ऑर्डरलेस, और ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन नॉन पोलर सॉल्यूशंस में भी इनसॉल्युबल ही होते हैं ये। और जो आपके ब्लैक फास्फोरस हैं ये 2 तरीके के होते हैं, अल्फा ब्लैक एंड बीटा ब्लैक। अल्फा ब्लैक जो है वो
हवा में क्या होता है, सब्लाइम होता है, यानी सॉलिड फॉर्म से डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में चला जाता है। और जो इनका स्ट्रक्चर होता है दैट इज रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल स्ट्रक्चर और ओपेक मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर होता है। ये हवा में ऑक्सीडाइज नहीं होते, मोस्ट स्टेबल फॉर्म होती है ये, और हाईली पॉलीमराइज्ड फॉर्म होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। लेकिन बीटा ब्लैक जो है वो नॉट फ्लेमेबल इन एयर अप टू 673 केल्विन, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, और ये जो है आपका कोरुगेटेड स्ट्रिट्स की फॉर्म में पाया जाता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है फ्लेकी एंड लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन था वो ये था कि ग्लो इन डार्क यानी केमिल्यूमिनेसेंस कौन शो करता है, डेट इज व्हाइट फास्फोरस। अगर आपके पास है मोस्ट स्टेबल फॉर्म कौन सी है, डेट इज योर अल्फा ब्लैक फास्फोरस, मोस्ट स्टेबल फॉर्म है आपकी मोस्ट। ओके, अमरफस फॉर्म कौन सी है फास्फोरस की, डेट इज रेड फास्फोरस। जो आपका व्हाइट फास्फोरस है, अगर इसको हम 280 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हीट करेंगे तो रेड फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है, और रेड फास्फोरस को अगर हम 803 केल्विन पर हीट करेंगे सील ट्यूब के अंदर तो अल्फा ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर व्हाइट फास्फोरस को अगर हम हीट करते हैं, व्हाइट फास्फोरस को 12 बार प्रेशर 473 केल्विन पे, तो ब्लैक फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, फास्फोरस को डेविल एलिमेंट भी कहा जाता है क्योंकि एक तो इसका एटॉमिक नंबर 13 है और दूसरा ये हवा में जलने लगता है, इसका ईरी ग्लो होता है, इस वजह से ये डेविल्स एलिमेंट भी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 107, इन प्रेजेंस ऑफ विच कैटलिस्ट हाई डेंसिटी पॉलीथीन इज फॉर्म्ड। किस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनेंगे, व्हेन एडिशन पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन टेक प्लेस इन हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट जब हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट के अंदर इथिन का एडिशन पॉलीमराइजेशन करेंगे तो किस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनेगा। ऑप्शन है विल्किंसन कैटलिस्ट जो कि रेड ब्राउन कलर का होता है, RHCl PPH3 का थ्राइस फॉर्म में होता है, और जिगलर नाटक कैटलिस्ट टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड और एल्यूमिनियम ट्राई C2H5। यहाँ पे हमारे पास रहता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और हाइड्रोजन निकल। तो हाइड्रोजन निकल, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये या फिर इनमें से दो कौन सा कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होगा, लेट्स सी। एडिशन पॉलीमराइजेशन अगर हम चेन इथिन का करते हैं तो एक चेन हमें मिलेगी, डेट इज हाई डेंसिटी पॉलीथीन पॉलीमर। तो यहाँ पे CH2 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 इस तरीके से मॉलिक्यूल अटैच हो जाएंगे। यहाँ पे हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट लिया है तो कैटलिस्ट होगा जिगलर नाटा कैटलिस्ट जो कि टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड इंटू AlC2H5 का थ्राइस, इथिन का थ्राइस होगा, यहाँ पे इथेन का थ्राइस होगा। और यहाँ पे आपका जो रिएक्शन की कंडीशन होगी वो 333 से 343 केल्विन टेम्परेचर, 6 से 7 एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा। ओके, तो यहाँ पे कैटलिस्ट है हमारा जिगलर नाटा कैटलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 108 क्वेश्चन, in the metallurgy of aluminium what is mixed with purified alumina to lower the melting point of mixture। ये अगर सिर्फ क्वेश्चन की बात करूं तो मैं यहाँ पे हमें जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट है, Na3Al(F6) जिसको हम क्रायोलाइट बोलते हैं, ये क्रायोलाइट या फिर इसकी जगह एक ऑप्शन और है कैल्शियम फ्लोराइड। ये जो है आपके सॉल्यूशंस या एजेंट्स आपके मिक्स किए जाते हैं मेटलर्जी के टाइम पे ताकि जो मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट है वो थोड़ा सा लो हो जाए। ये जो प्रोसेस है जिसके अंदर एल्यूमिनियम की मेटलर्जी की जाती है उसका नाम है हेरोल्ड प्रोसेस। इस प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा और मैं आपको डिटेल में बताना चाहूंगी क्या होता है। जो आपका यहाँ पे लोवरिंग द मेल्टिंग पॉइंट है, इसका रीजन है कि जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की एबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। ओके, यहाँ पे आपका जो है स्टील वेसल लिया जाता है जिसमें आपकी लीनिंग होती है कार्बन और ग्रेफाइट की। कार्बन जो है आपका कैथोड की तरह काम करता है और ग्रेफाइट का जो एनोड बनाया जाता है। एनोड पे आपका ऑक्सीजन फॉर्म्ड होता है, वही ऑक्सीजन यहाँ पे बन करके इस कार्बन इलेक्ट्रोड सॉलिड कार्बन के साथ रिएक्ट करके आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। और जबकि आपका जो कार्बन का इलेक्ट्रोड होता है वो कैथोड की तरह वर्क करता है, यहाँ पे एल्यूमिनियम आयंस बनते हैं और वो एल्यूमिनियम आयंस इलेक्ट्रॉन गेन करके एल्यूमिनियम लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आपके इस तरीके की यहाँ पे रिएक्शन होती है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 109, मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 विद रिस्पेक्ट टू हाइब्रिडाइजेशन ऑफ जीनन।
ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, 17 में भी आया था ये, और एज इट इज क्वेश्चन 18 में भी आया है स्टेट के अंदर। यहाँ पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालने का मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ। हाइब्रिडाइजेशन जो होगी, हाफ ऑफ वैलेंस सेल प्लस मोनोवैलेंट बॉन्ड माइनस पॉजिटिव चार्ज यानी चार्ज ऑन कटायन प्लस चार्ज ऑन अनायन, ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज होने वाला है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। तो जीनन ट्राइऑक्साइड है, जीनन ट्राइऑक्साइड में मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, जीनन है ऑक्सीजन और फ्लोराइड। जीनन आपका सेंट्रल एटम है, ऑक्सीजन आपका डाइवेलेंट है और फ्लोरीन आपका मोनोवेलेंट है। इनके बॉन्ड हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ जीनन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जीनन के पास 8 होते हैं, मोनोवेलेंट है नहीं, चार्ज कटायन अनायन पे नहीं है, तो यहाँ पे 1/2 × 8 हो जाएगा, कट करेंगे 4 आएगा, 4 के लिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। देन जीनन F6 हेक्साफ्लोराइड के लिए डाइवेलेंट नहीं है, मोनोवेलेंट कितने हैं 6 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, मोनोवेलेंट 6, चार्ज नहीं है ना कटायन पे ना अनायन पे, तो 8 + 6 14, 14 को 2 से डिवाइड किया 7, 7 के लिए हमारी हो जाएगी sp3d3। देन जीनन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड, यहाँ पे 8 आपका क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 क्या है मोनोवेलेंट, चार्ज नहीं है किसी पर भी, तो 8 + 4 12, 12 को 2 से डिवाइड किया 6, 6 के लिए हमारा हो जाएगा sp3d2। और आपके जीनन डाइफ्लोराइड के लिए आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 और मोनोवेलेंट 2, 8 + 2 10, 10 को 2 से डिवाइड किया 5, 5 के लिए हमारी हो जाएगी sp3d। तो इस तरीके से हमारी सारी हाइब्रिडाइजेशन हम मैच कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाता है। यहाँ पे जीनन के कंपाउंड, उनके स्ट्रक्चर और उनकी ज्योमेट्री वगैरह के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया है। जीनन का एटॉमिक नंबर 54, पीरियड 5th में आता है, ग्रुप 18 में आता है, गैस है एट 20 डिग्री सेल्सियस। जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 8 होते हैं। ये मैंने आपकी हाइब्रिडाइजेशन और इनकी ज्योमेट्री भी लिखी है किस तरीके की है। जैसे जीनन ट्राइऑक्साइड की पिरामिडल होती है, जीनन हेक्साफ्लोराइड की डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होती है, जीनन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड की आपकी स्क्वायर पिरामिडल होगी, जीनन डाइफ्लोराइड की लीनियर होगी ज्योमेट्री, और जीनन टेट्राफ्लोराइड इसके आपके हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 स्क्वायर प्लेनर, जीनन ऑक्सी टेट्राऑक्साइड की, जीनन टेट्राऑक्साइड की, सॉरी ऑक्सी नहीं कल बोल मैंने, जीनन टेट्राऑक्साइड की sp3 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, और यहाँ पे जीनन O6 जिसको हम बोलते हैं पर जेनेट, इसकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। यहाँ पे आपके जो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी है, ऑक्सीजन एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज भी है। यहाँ पे जीनन डाइऑक्साइड की बेंट होगी और जीनन डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड की आपकी सीसा शेप होगी। ये अदर कंपाउंड्स हैं, इनमें से भी कोई आने का चांस है या फिर उनकी ज्योमेट्री भी पूछी जा सकती है इसी तरीके लिस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110, atoms of element B form hexagonal closed packing lattice and those of element A occupy 2/3 of the tetrahedral void. What is the formula of compound formed by element A and B? इनमें से हमें फॉर्मूला बताना है। देखिए अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड किसी स्ट्रक्चर के अंदर अगर x है तो हमारे टेट्राहेड्रल वॉइड उनके डबल होंगे, 2x होंगे। यहाँ हमें दिया हेक्सागोनल जो HCP है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, यानी ऑक्टाहेड्रल जो वॉइड्स बनेंगे वो आपके बी में बन रहे हैं और जो आपके ए है उसमें बनेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड्स। और इसने ये भी दिया है साथ में कि आपके जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं ए के वो 2/3 है, 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड ये ऑक्यूपाई कर रहा है। तो हम यहाँ पे अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड को x मानते हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड हमारे 2x का 2/3 हो जाएगा, यानी 4/3x हो जाएगा। अब यहाँ से हमें जो फ्रैक्शन है फ्रैक्शन को हमने सिंपल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो इसके नीचे 3 है तो हम 3 से मल्टीप्लाई देंगे, ये 3x हो जाएगा x वाला और ये हो जाएगा 4x। तो इसमें b के लिए 3 हो गया तो a के लिए कितना हो गया 4 हो गया। तो A4 B3 या B3 A4 इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो आपका फॉर्मूला then formula of the compound will be A4 B3 option number 4. Next question number 111,
विद डाइल्यूशन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन, डाइल्यूशन के साथ मोलर कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। लेट्स सी, जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो होती है कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ आयंस, यानी ये सॉल्वेंट के वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती, ये 1 मोल ऑफ आयंस पे डिपेंड करती है। इसलिए जब आप डाइल्यूशन करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन उस वॉल्यूम के अंदर जो नंबर ऑफ आयंस है वो तो 1 मोल ही रहने वाले हैं ना। तो हमने यहाँ 1 मोल आयंस की ही कंडक्टिविटी की बात करनी है। तो वॉल्यूम भले ही इंक्रीज हो गया, अब देखिए पहले इतने वॉल्यूम में 1 मोल आयंस थे, अब वो इतने वॉल्यूम में 1 मोल्स हैं, तो यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, आयंस पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। हाँ, एक चीज का बेनिफिट ये हुआ कि यहाँ पे 1 मोल आयंस को मूव करने के लिए स्पेस कम था, यहाँ पे 1 मोल आयंस को मूव करने के लिए स्पेस ज्यादा मिलेगा, ज्यादा स्पेस मिलेगा घूमने के लिए, तो उनकी कंडक्टिविटी भी ज्यादा होगी। मोर द मोबिलिटी ऑफ आयंस मोर विल बी द कंडक्टिविटी। ओके, तो यहाँ पे जो आपकी कंडक्टिविटी होगी, मोलर कंडक्टिविटी की हम अगर बात करें, वो ज्यादा होगी किस पर, डाइल्यूशन होने पर, वॉल्यूम इंक्रीज होने पर। तो विद डाइल्यूशन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 112,